साथियों, हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं भारतीय भूगोल पर। और भारतीय भूगोल से संबंधित जो भी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं उनके बारे में मैं लगातार चर्चा कर रहा हूँ। पिछली 4 कक्षाएं ले चुका हूँ भारतीय भूगोल पर, ठीक है। अब आगे उसी के हम लोग देखते हैं, नई टॉपिक समझते हैं। आज एक शब्द है बफर स्टेट या अंतस्थ राज्य किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या बफर स्टेट है ना, इसको समझना आवश्यक है। देखिएगा, बफर स्टेट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि इस तरफ एक शक्तिशाली देश है इधर, और इधर एक शक्तिशाली देश है भारत, और यहाँ है चीन, और बीच में कोई देश है, तो उस देश को कहा जाता है बफर स्टेट। ऐसे देश की विशेषता क्या होती है कि ये देश जो होते हैं ना, ये दो महाशक्तियों, दो शक्तिशाली देशों के बीच के जो संघर्ष होते हैं, ये उनको क्या करता है, कम करने का प्रयास करता है ना। अगर आप सोचिए नेपाल नहीं होता तो भारत और चाइना डायरेक्ट एक दूसरे के टच में होते और संघर्ष की संभावना ज़्यादा होती है ना। तो बफर राज्य प्रायः क्या होते हैं कि स्वतंत्र विदेश नीति का पालन नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है, उसके पीछे की वजह यह है क्योंकि ये दोनों शक्तियाँ, इधर चाइना है जैसे और इधर भारत है, ये दोनों शक्तियाँ इस बफर स्टेट को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास करती हैं। तो ऐसी दशाओं में इनकी भी बल्ले बल्ले रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बफर स्टेट तब मोल भाव करने लगता है ना, क्योंकि आर्थिक रूप से रियायतें चाहने लगता है। फिर भारत जैसे देश है, ये इनको लालच देगा नेपाल को कि आइए हमारे यहाँ का बंदरगाह यूज करिए, हमसे पेट्रोलियम लीजिए, रेलवे लाइन हम बिछवा देंगे आपके यहाँ, है ना। ये सारी सुविधाओं की जब बात किया, चाइना अलग फंडिंग करने के लिए परेशान रहेगा। तो जो बफर स्टेट होते हैं, इनको मौका मिल जाता है दो देशों के बीच से कहीं ना कहीं डील करने के लिए, है ना। तो काफ़ी सारे इनको फायदे भी मिलते हैं। फिलहाल अब जैसे यहाँ पर देखिए भूटान है, तो इधर असम भारतीय क्षेत्र है, और इधर क्या है, तिब्बत का एरिया है, तिब्बत है ना, जो कि चीन में आता है। तो चीन और भारत के बीच में इधर भूटान पड़ जा रहा है, तो भूटान भी क्या है, एक बफर स्टेट है, यानी अंतस्थ राज्य है ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ नेपाल और भूटान जो है अंतस्थ राज्य है। 1950 तक जो है तिब्बत भी क्या हुआ करता था, भारत और चीन के बीच एक देखा जाए तो बफर स्टेट के रूप में काम करता था। लेकिन 1951 तक आते आते ये चाइना का पार्ट हो गया। अब जब ये चाइना का पार्ट हो गया तो अब तो जाहिर सी बात है कि बफर स्टेट के रूप में तो रहा नहीं, है ना। तो इस तरीके से हमने समझने का प्रयास किया कि आखिर बफर स्टेट क्या होता है। तो हिमालय की गोद में स्थित नेपाल और भूटान जैसे देश चीन तथा भारत के मध्य अंतस्थ राज्य बफर स्टेट के रूप में हैं। पहले तिब्बत भी भारत और चीन के मध्य बफर स्टेट हुआ करता था, परंतु जब से चीन ने 1951 में इस पर अपना कब्जा कर लिया तो चीन की सीमा भारत से स्पर्श करने लगी, है ना। कहने का मतलब अब ये बफर स्टेट के रूप में नहीं रह गया। फिर आप समझते हैं कुछ और कहानी, जो मेन जो टॉपिक समझना है, समझिएगा। भारतीय तट पर स्थित खाड़ियाँ, खाड़ियों के लिए 2 शब्द प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में। एक तो बोला जाता है गल्फ और एक बोला जाता है बे। जैसे आपने नाम सुना होगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना, आपने नाम सुना होगा गल्फ ऑफ खंभात, आपने नाम सुना होगा बे ऑफ बंगाल। तो खाड़ियों को कहीं बे बोलते हैं तो कहीं गल्फ बोलते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर इसमें क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और परिभाषा के साथ, और अपने प्यारे भारत को भी समझते चलेंगे, है ना। देखिएगा, ऐसे समुद्री क्षेत्र जो 3 तरफ से स्थल खंड से घिरे रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें खाड़ी कहा जाता है, ठीक है। अभी इसे ना तो मैं बे बोल रहा हूँ और ना ही इसे गल्फ बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे बंगाल की खाड़ी जो पश्चिम में भारत, उत्तर में बांग्लादेश और पूर्व में म्यांमार, थाईलैंड और क्या मलाया प्रायद्वीप से घिरा हुआ है ना। इधर देखिए, यहीं पर तो है ये बंगाल की खाड़ी, इसी एरिया में तो पड़ती है। खंभात की खाड़ी अलग हेडिंग है, लेकिन यहाँ पर क्या पड़ता है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। इधर अगर आप देखेंगे तो भारत से घिरा हुआ है, इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर बांग्लादेश है, इधर आप देखेंगे ये भी भारतीय क्षेत्र है। इधर अगर आप आएंगे तो इधर म्यांमार का रीजन मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। इधर दक्षिणवर्ती क्षेत्र जो है ये सब किसको घेरे हुए हैं, बंगाल की खाड़ी को घेरे हुए हैं। और एक बृहद क्षेत्र है ना,
तो जो 3 तरफ से घिरा हो और बृहद क्षेत्र होता है तो इसी को क्या बोलते हैं? बे बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। फिर समझ लेते हैं, तो बड़ी खाड़ियों को अंग्रेजी में बे कहते हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जो है ये बहुत ही बृहद है अपने आप में, इसीलिए इसको हम बे कहते हैं। और जो सकरी जो खाड़ियाँ होती हैं बहुत नैरो होती है ना, तो उनको क्या बोलते हैं? उनके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, उसका नाम है गल्फ, GULF, गल्फ। जैसे गल्फ ऑफ खंभात और गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, अब समझ लेते हैं एक टॉपिक को, कच्छ की खाड़ी के बारे में थोड़ा सा। क्या समझते हैं? कच्छ की खाड़ी, मजा आएगा समझने में। कच्छ की खाड़ी और एक खाड़ी और समझेंगे, खंभात की खाड़ी, है ना। इन दोनों को बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। आज तक आपने किताबों में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, शायद इतना बेहतर तरीके से आपको कोई बताया हो। देखिएगा इधर, यहाँ ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये यहाँ इसे कहा जाता है कच्छ प्रायद्वीप, यानी ऐसा स्थलीय भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, उसी को तो प्रायद्वीप कहते हैं। तो इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी क्या है? जल से घिरा हुआ है ये कच्छ, तो इसीलिए इसको कहते हैं कच्छ प्रायद्वीप, है ना। और उसके बाद इधर का ये जो रीजन दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, ये है काठियावाड़ प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं इसको? काठियावाड़ प्रायद्वीप, है ना। क्योंकि काठियावाड़ में भी क्या है कि इधर ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो ऊपर की तरफ जो आपको भाग दिखता है ऐसे कुछ इस तरीके से लगा हुआ, इसको बोलते हैं कच्छ। और नीचे का जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको आप क्या बताएंगे कि उसको कहते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप। तो ऊपर की तरफ क्या है? उत्तर में तो आप कहेंगे कच्छ प्रायद्वीप, और दक्षिण में क्या है? काठियावाड़ प्रायद्वीप है। अब देखिएगा, कच्छ के प्रायद्वीप और काठियावाड़ प्रायद्वीप, इन दोनों के मध्य में जो खाड़ी है उसको बोला जाता है कच्छ की खाड़ी। क्या बोलते हैं? कच्छ की खाड़ी। थोड़ा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ये कच्छ प्रायद्वीप है और यहाँ काठियावाड़ प्रायद्वीप है। तो कच्छ प्रायद्वीप और काठियावाड़ प्रायद्वीप के मध्य में स्थित ये जो सकरी जो खाड़ी है, इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी, है ना। तो मेरे ख्याल से कच्छ की खाड़ी आपको समझ में आया होगा। और दूसरा एक खाड़ी और है, उसका नाम है खंभात की खाड़ी। इधर देखिएगा, यहाँ पर है खंभात की खाड़ी, है इधर काठियावाड़ प्रायद्वीप है, और इधर क्या है? पूरा ये भी गुजरात के रीजन में ही पड़ता है ये क्षेत्र, है ना। और खंभात की खाड़ी को आपने खूब सुना होगा, कब? जब आपने पढ़ा होगा नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियों के बारे में, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती अपना मुहाना कहाँ बनाती हैं? तो खंभात की खाड़ी में ही, गल्फ ऑफ खंभात में अपना मुहाना बनाती है। तो देखिएगा, ये है खंभात की खाड़ी, और इस खंभात की खाड़ी में कौन नदी गिरती है? नर्मदा, और कौन सी? ताप्ती, जो कि भ्रंशीय नदियां हैं, ये अपना मुहाना बनाती है खंभात की खाड़ी में, भड़ोच के निकट, है ना। इसी देखिएगा, ये ताप्ती नदी जो चलती है ये सूरत में पहुंचती है, तो सूरत के बाद आगे जाती है कहाँ? खंभात की खाड़ी में। तो सूरत में, सूरत किस नदी के तट पर है? तो आप बताएंगे ताप्ती नदी के तट पर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात भी आप समझ गए होंगे, है ना। अब यहाँ देखिएगा, ये कच्छ की खाड़ी से लगा हुआ जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर एक बंदरगाह, उसका नाम है कांडला बंदरगाह, है ना। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं हेडिंग के तहत। अब कैमरा थोड़ा सा घुमाइए, क्या समझेंगे हम लोग? यहाँ तक देखना चाहिए इधर। इधर देखिएगा, कच्छ की खाड़ी के बारे में। कच्छ प्रायद्वीप और काठियावाड़ प्रायद्वीप के मध्य सकरे सागरीय क्षेत्र को कच्छ की खाड़ी कहते हैं। ये देखिए, कच्छ प्रायद्वीप और काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच सकरे ये जो क्षेत्र है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? कच्छ की खाड़ी कहा जाता है ना। यह गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है, जाहिर सी बात है पश्चिम में ही पड़ता है, तो हम कहेंगे पश्चिमी तट पर स्थित है। कच्छ की खाड़ी 3 तरफ से गुजरात से घिरी हुई है। इसके उत्तर में गुजरात का कच्छ जिला है, जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला है। ये कच्छ जिला है। कच्छ में दरअसल क्या है ना कि बहुत बड़ा क्षेत्र इसका दलदली है, जिसमें लूनी नदी वगैरह गायब हो जाती है। ऊपर का ये उत्तरी कच्छ है, इधर यहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती है, इसलिए बहुत बड़े क्षेत्र को कच्छ जिला बना दिया गया है, और ये भारत का सबसे बड़ा जिला घोषित कर दिया गया है। बात समझ आई? जो कि गुजरात में ही पड़ता है। तो इसके उत्तर में, यानी कच्छ की खाड़ी की बात कर रहा हूँ, इसके उत्तर में गुजरात का कच्छ जिला स्थित है, जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला है। और खाड़ी के दक्षिण में जामनगर स्थित है। जो भी गुजरात जाते हैं घूमने के लिए, जामनगर का नाम ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। भारत का एक प्रमुख औद्योगिक शहर भी है, जामनगर स्थित है। और
खाड़ी के सबसे पूर्वी छोर पर कांदला बंदरगाह स्थित है। यहाँ हमने मेंशन किया है कांदला बंदरगाह, देख लीजिए, है ना, कांदला बंदरगाह स्थित है। खाड़ी के तटीय क्षेत्र मैंग्रोव वन से ढके हुए हैं। यहाँ पर तटीय क्षेत्र जो है, इन तटीय क्षेत्रों में क्या है, मैंग्रोव वनस्पतियां अर्थात अनूप वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश से लगे हुए क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल वगैरह में, उड़ीसा में भी क्या पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पतियां। ये जो मैंग्रोव वनस्पतियां होती हैं, ये क्या करती हैं, तटीय क्षेत्रों में जो खारा जल होता है वहां पर उगती हैं, और इनके उगने से क्या होता है, तटीय क्षेत्र काफी सुरक्षित रहता है। तूफान वगैरह जब आता है तो ये मैंग्रोव वनस्पतियां एक बैरिकेटर का, एक अवरोध का कार्य करती हैं, जिससे तूफान स्थल के मुख्य भागों पर नहीं पहुंच पाता, या पहुंचता भी है तो उस तीव्रता के साथ नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, इसमें हमने एक चीज नहीं बताया कि जबकि खाड़ी के सबसे बाहरी किनारे पर ओखा बंदरगाह स्थित है। यहाँ बाहरी किनारे पर क्या है, ओखा बंदरगाह स्थित है। तो इस तरीके से हम लोग दो चीजों को फोकस करेंगे यहाँ, एक कांदला बंदरगाह जो कि गुजरात में है, और एक कौन सा, ओखा बंदरगाह जो कि गुजरात में है, और इसका संबंध कच्छ की खाड़ी से है। और इसी कच्छ की खाड़ी से संबंधित है क्या, कच्छ जिला, जो भारत का सबसे बड़ा जिला है, और कच्छ की खाड़ी से लगे हुए जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं हम लोग क्या, गल्फ ऑफ खंभात यानी कि खंभात की खाड़ी के बारे में। हमने बताया कि जब हम लोग पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश जिले से जो नदियां निकलती हैं, जो आप कह सकते हैं कि भ्रंशी नदियां हैं, रिफ्ट वैली की जो नदियां हैं, भ्रंशी नदियां जो कि अपना मुहाना उल्टा बनाती हैं। देखें, अगर ज़्यादातर नदियां जो है वो सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा, ताप्ती, ये ऐसी नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना न बना करके बल्कि अरेबियन सी में, अरब सागर में जाती हैं, अर्थात बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरा ये अरब सागर ही तो है। तो ये खंभात की खाड़ी की बात करें या कच्छ की खाड़ी की बात करें, ये सब के सब क्या है, ये सभी के सभी अरब सागर के ही भाग हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि खंभात की खाड़ी में गिरती है ताप्ती नदी और क्या, नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, और ताप्ती के बारे में आप जानते हैं कि ताप्ती एक ऐसी नदी है जो कि इसी के तट पर सूरत शहर स्थित है। आप जानते होंगे गंगा ताप्ती करके एक्सप्रेस भी चलती है, यानी इलाहाबाद में ताप्ती गंगा, हाँ ताप्ती गंगा, ताप्ती सूरत में बहती है और गंगा प्रयागराज में, तो एक्सप्रेस का नाम ही रख दिया गया ताप्ती गंगा। तो याद रखना काफी आसान हो जाएगा आपको। खंभात की खाड़ी को समझ लेते हैं। खंभात की खाड़ी के पूर्वी तट पर नर्मदा और ताप्ती नदियों का मुहाना है। खाड़ी के उत्तरी तट पर साबरमती और माही नदियों का मुहाना है, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो इधर से आके इसमें कौन सी नदियां मिलती हैं, साबरमती और माही जैसी नदियां, है ना। गुजरात में बहती है ना साबरमती नदी, गाना भी है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल। तो गुजरात में कौन सी नदी बहती है, साबरमती बहती है ना। तो ये सब कहाँ बहती है, तो आप बताएंगे खंभात की खाड़ी के उत्तर दिशा में बहती है। तो याद रखिएगा, खंभात खाड़ी के पूर्वी तट पर नर्मदा और ताप्ती नदियों का मुहाना है, और खाड़ी के उत्तरी तट पर साबरमती और माही नदियों का मुहाना है, और खाड़ी के उत्तरी छोर पर खंभात बंदरगाह और पूर्वी तट पर भड़ौच बंदरगाह। ये देख लीजिए, जब भड़ौच बंदरगाह की बात किया जाएगा, खंभात बंदरगाह की बात किया जाएगा, तो इन दोनों बंदरगाहों का संबंध किससे हो जाएगा, आप बताएंगे इसका संबंध खंभात की खाड़ी से हो जाएगा। याद रखिएगा, जब हम लोग कच्छ की खाड़ी पढ़ रहे थे तो वहां पर भी दो बंदरगाह का नाम लिए थे, अगर आपको ध्यान हो। एक तो नाम लिए थे आपसे क्या, कांदला बंदरगाह, और एक नाम लिए थे आपसे क्या, ओखा बंदरगाह, है ना। तो जैसे कच्छ की खाड़ी में दो बंदरगाह महत्वपूर्ण है, वैसे ही खंभात की खाड़ी में भी दो बंदरगाह महत्वपूर्ण है। कौन, खंभात बंदरगाह और दूसरा क्या, भड़ौच पोर्ट, भड़ौच बंदरगाह। और सूरत शहर भी स्थित है यहाँ पर, ये बात आप जान गए हैं। खंभात की खाड़ी में ही आलिया बेट द्वीप है। खंभात की खाड़ी में एक्चुअल में एक द्वीप नहीं है, कई सारे द्वीप हैं। आलिया बेट द्वीप है, खादिया बेट द्वीप है, बहुत सारे द्वीप है ना यहाँ पर। और इसी के निकट यहाँ पर पेट्रोलियम के बड़े भंडार पाए जाने की संभावना है, पता चला है ऐसा, लेकिन अभी उसकी ड्रिलिंग नहीं की जा रही है। खंभात की खाड़ी भारत में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्वारीय ऊर्जा की संभावना है ना। तो सबसे ज्यादा यहाँ से ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, कहाँ से, खंभात की खाड़ी रीजन में। तो याद रखिएगा, कच्छ की खाड़ी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण खंभात की खाड़ी हो जाता है। अगले टर्न पर जब हम आपसे मिलेंगे तो आपको बताएंगे बंगाल की खाड़ी के बारे में,
और आपको समझाएंगे किस तरीके से नदियाँ जो है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तीस्ता है ना, गंगा है, इन सब नदियों के बारे में समझाएंगे कि अपने अवसाद को कैसे लाती हैं बांग्लादेश की तरफ, और बंगाल की खाड़ी में किन संरचनाओं का निर्माण करती हैं और किस तरीके से डेल्टा का निर्माण होता है। तो हम लोग कुल मिला के जानेंगे अभी बंगाल की खाड़ी के बारे में, फिर अगले टर्न पर फिर आपको बताएंगे मन्नार की खाड़ी के बारे में, पाक स्ट्रेट के बारे में, है ना, श्रीलंका वगैरह के बारे में। तो कुल मिलाकर के हम लोग पूरे भारत को कवर करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।